हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है संस्कृत लर्निंग पाठ्यक्रम में। तो हम कल के सत्र में आरंभ कर चुके हैं इस पाठ्यक्रम को। आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम संस्कृत में जो सबसे मूलभूत विषय है सीखने के लिए वो है संस्कृत वर्णमाला। तो उसको हम सीख रहे हैं और कल हमने इसको आरंभ किया था और हमने चर्चा की थी कि क्यों हमें ये सीखना चाहिए। इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की थी। ओके, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने सीखा भाषा और लिपि में क्या अंतर है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, और कितने प्रकार से हम भाषा को सीख सकते हैं। सबसे जो उत्तम विधि है भाषा को सीखने की वो है सुनना और बोलना, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो भी इससे सीख सकता है। तो लिखना पढ़ने पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है सुनना और बोलना। तो इस पाठ्यक्रम में हम सुनेंगे और बोलेंगे। जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हम जल्दी सीखेंगे। तो हमने जाना था वर्ण के भेद, कितने प्रकार के वर्ण हैं। तो दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन, है ना, कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स जिनको हम बोलते हैं। तो स्वर के तीन प्रकार थे जैसे हमने चर्चा की थी। ये तीन प्रकार क्यों है? ये है उनके उच्चारण में कितना समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें एक मात्रिक यानी 1 यूनिट ऑफ टाइम का समय लगता है। जो दीर्घ होते हैं उसमें 2 गुना समय लगता है, और जो प्लुत होते हैं उसमें 3 गुना समय लगता है। इसके हमने उदाहरण भी देखे थे। जैसे जो प्रणव है, प्रणव यानी ओमकार है, उसमें हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, है ना। ये हमने चर्चा की थी और कल हमने उच्चारण भी सीखा था इसका। अभी स्वर का हो गया। अभी व्यंजन कितने प्रकार के हैं उसकी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो व्यंजन तीन प्रकार के थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें जो जीवा होती है वो हमारे जो मुख है उसके अलग अलग भाग को स्पर्श करती है। उससे अलग अलग वर्ग बने हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है? ये हमने चर्चा की थी। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनके लिए बहुत ही कम वायु चाहिए उनके उच्चारण के लिए, तो उनको दूसरी श्रेणी में रखा गया है जिसमें य, र, ल और व है। ऊष्मीय व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ऊष्मा यानी हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे स, श, श और हा। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुंह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए इनको ऊष्मीय कहा गया है। उसके बाद एक अलग कैटेगरी है, यानी जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, जिसका किसी से योग नहीं है, उसको हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। तो इनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसीलिए इनका नाम है अयोगवाह। और इसमें दो प्रकार है, अनुस्वार और विसर्ग। इनका उच्चारण कैसे होता है वो भी हम सीखेंगे। तो वैसे हमने कल चर्चा की थी संस्कृत में कुल मिला के कितने वर्ण हैं, किसी को याद है? कल हमने चर्चा की थी। अंग्रेजी में तो सबको पता है, जी 26। प्रभु जी 64। 64 था या कितना था? आसपास ही हो। 63 वर्ण है प्रभु जी, और उसमें हाँ, से 22 स्वर हैं, 41 व्यंजन है। जी जी जी। तो संस्कृत में बहुत सारे वर्ण हैं, है ना। संस्कृत भाषा बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है, और इसमें हर वर्ण के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो बहुत सारे जो वर्ण हैं उनका हम प्रयोग नहीं करते, साधारण जो बातचीत होती है, बोलचाल होती है, या साधारण जो प्रयोग होता है उसमें नहीं करते। जैसे कल हमने चर्चा की थी जो ओमकार में जो पहला वर्ण आया है, ओ, तो वो हम बोलते नहीं और किसी भी शब्द में हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो कुछ कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग बहुत ही विशेष श्लोकों में या मंत्रों में होता है, वेदों के, उसका हम प्रयोग नहीं करते। तो अभी तो हमें आधारभूत यानी बेसिक चीज सीखनी है, तो इसीलिए यहाँ पे वही वर्ण दिए हैं आपके सामने जिनका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिए। हमने कल भी चर्चा की थी कि जो हिंदी वर्णमाला है और संस्कृत वर्णमाला दोनों बहुत ही अलग है। दिखने में आपको लग रहा होगा दोनों सेम है या समान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो री है, यहाँ पे आ ई और री, री भी यहाँ पे क्या एक स्वर है। कैसे, अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा कि री एक स्वर क्यों है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कैसे हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में अंतर है। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, कल हमने इसका अभ्यास भी किया था। तो अगर हिंदी में आप बोलोगे तो दोनों सेम है। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो पहला भी राम है, दूसरा भी राम है। लेकिन संस्कृत में दोनों अलग है, पहला राम और दूसरा राम, राम। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। और दूसरा जो शब्द है यहाँ पे, उसको हिंदी में बोलेंगे अर्जुन, लेकिन संस्कृत में उसको बोलेंगे अर्जुना। अर्जुना, अर्जुन नहीं बोलेंगे। ठीक है। तीसरा जो शब्द है उसको कैसे बोलेंगे, कोई बता सकता है? हाँ फल। प्रभु जी, मैं बता। हाँ हाँ, जी जी। फल। अ, फल। हाँ इसमें क्या है कि वो दोनों होंठ टच करेंगे आपस में। जी जी। अगर तो ये फ के नीचे बिंदी हो तो वो फल हो जाएगा, वो सिर्फ ऊपर के दांत को लोअर लिप हाँ, टच कर। कल हमने चर्चा की थी कि फल हम बोलते हैं ना, फल, तो हम लोग दोनों होठों को नहीं मिलाते हैं। वो वास्तव में उर्दू वाला फा है। ठीक है। तो अगर हिंदी या संस्कृत वाला बोलना है तो दोनों होठों को मिलाना पड़ेगा, फल, 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 ऐसे बोलना पड़ेगा। अभी हम इसको सीखेंगे, ठीक है, तीनों में हरे कैसे। कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, ये आपने बोला फल है ना, फल बोलना, फल। हम्म। फल बोलना। तो फल। हम फल भी कर सकते हैं, फल। हाँ, फल ही ल के बोल। बाद हाँ, ला के बाद आई है। ये हाँ जी। हिंदी में फल बोलेंगे और संस्कृत में हाँ जी, फल। ठीक है तो प्रभु जी। हिंदी और संस्कृत में हमें दोनों को बंद करना होगा। उर्दू में जो बोलना है, जैसे फिजा, फना ना, तो उर्दू में ऐसे बोलते हैं। अभी हम जो चौथा है यहाँ पे, स, श और श, तीनों में क्या अंतर है वो भी हम जानेंगे। बोलने में सब सेम ही लग रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये आज हम सीखेंगे। उसके बाद मैं एक और चीज आपको सिखाना चाह रहा था, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम, अभी हम अनुस्वार का प्रयोग कैसे उच्चारण करना है। देखो, अनुस्वार का हमको लगता है ना की तरह प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो दो शब्द है, इसमें अनुस्वार है, आ के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन पहले में हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, अंबर पढ़ रहे हैं, और दूसरे में हम इसको अंतर पढ़ रहे हैं। बिंदी सेम ही है, बाकी जगह बस ता आ गया, तो हमने उसको क्या बोल दिया। जब पहले शब्द में आ रहा है तो माँ की तरह प्रयोग हो रहा है, अंबर। दूसरे में आ रहा है तो ना की तरह प्रयोग हो रहा है, अंतर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा नियम है, ये हम जानेंगे आज। अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने जो विषय है, मूल विषय, उस पे आते हैं आज का। तो कैसे अलग अलग जो वर्ग है, विशेषकर जो स्पर्श वर्ग है ना, उसको कैसे उच्चारण करना है। स्पर्श वर्ग में का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, तो इनका उच्चारण कैसे करना है। तो जो पहला वर्ग है का वर्ग, तो का वर्ग में जो ध्वनि आती है उस कंठ से आती है। अगर आप बोलेंगे है ना, आप बोलते भी रहिए, तो आप देखेंगे एक विशेष भाग है कंठ, हमारे गले में, है ना। तो वहां से क, ख, ग, घ, ग, तो ये सब वहीं से आ रहे हैं। ठीक? तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक डायग्राम मेरे पास है। तो कंठ यहाँ पे नीचे है, ठीक है, थ्रोट यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइलाइटर यूज करता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देखिए लेजर पॉइंटर पे, तो क, ख, ग, घ, ग, तो सब ये कहाँ से आ रहे हैं वर्ण, ये सब एक ही स्थान से आ रहे हैं ना, इसीलिए इनको कंठ्य बोला गया है। कंठ्य यानी जिनका जो उद्गम स्थान है वो कंठ है, इसीलिए इनको कंठ्य बोला गया है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है, च वर्ग, इसमें अगर आप देखेंगे तो च, छ, ज, झ, ञ, इसको ज्ञा नहीं बोलना है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, चा, छा, जा, जा, ज्ञा, ज्ञा नहीं है। क्योंकि जहां पे चा, छ, जा, झा बोलते समय जहां पे जीवा स्पर्श कर रही है वहीं पे स्पर्श करेंगे तो अच्छी ध्वनि आएगी, तो वही ध्वनि आएगी जो ये वास्तव में है, च, छ, ज, झ, ञ।
जीवा को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, तो आप सही से इसको, इसका उच्चारण कर पाएंगे, इसको प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी अगर कठिन वर्ग वर्ण का उच्चारण करना है तो आप देखिए उसके आजू बाजू वालों को कैसे उच्चारण हो रहा है, और वहीं पे आप जीवा को रखिए, चा छा जा झा क्या, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये जहां से उच्चारण हो रहा है उसको तालु बोलते हैं, है ना। जो जीवा है ऊपर, आप देख रहे होंगे ऊपर का जो भाग है हमारे मुंह का, दो भाग है, नीचे के दांत है, ऊपर के दांत है। तो ऊपर के दांतों के पीछे स्पर्श हो रहा है, चा छा जा झा या, तो इसको हम बोलते हैं तालव्य। जो स्थान है उसको तालु बोलते हैं, तो इसीलिए इसको तालव्य बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर किया है, यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में ऊपर किया है, क्योंकि अगर इसको मुख के पास करेंगे तो सारे आसपास ही दिखेंगे, इसीलिए उनको थोड़ा अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है। तो ये ऊपर है, और इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा जीभ को फोल्ड करेंगे, मतलब तालु के थोड़ा सा पीछे अगर जीभ को फोल्ड करेंगे, तो आपका आता है मूर्धन्य यानी टा वर्ग। जैसे तालु में चा छा जा है, थोड़ा सा जीभ को पीछे मोड़ेंगे तो यहाँ पे मूर्धा स्थान पे आपकी जीवा टच करेगी, टा ठा डा ढा ना। णा कैसे बोलना है, जहाँ पे टा ठा डा ढा आप बोल रहे हो वहीं पे ना बोलिए, टा ठा डा ढा ना, वहीं पे जीवा को रखिए, तो आप ना का सही से उच्चारण कर पाओगे। उसके बाद आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी जो, ओष्ठो यानी होठों से जो ध्वनि निकलती है उनको जोड़ने से। तो उसमें हमने कल भी चर्चा की थी जब हम हा का उच्चारण सीख रहे थे। तो अगर आपको शुद्ध उच्चारण करना है इनका, तो आपको एक ही स्थान पे होंठ को रखना, होठों को जोड़ना होगा, पा फा बा भा मा, तभी आप इनका अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। तो मूर्धा के बाद आया औष्ठ्य, मूर्धन्य के बाद औष्ठ्य, उसके बाद दंत। दंत यानी अभी आप दांत के पास देखेंगे, ता था दा धा ना। तो जहाँ पे हम तालु थे, तालु के थोड़ा आगे ही दंत्य होता है। जहाँ पे चा छा जा जा हम बोल रहे थे उसके थोड़ा ही आगे दंत्य है। उसमें दांत के जो पीछा भाग है, ऊपर के जो दांत है उसके पीछे भाग को जीवा स्पर्श करेगी, ठीक है। दंत्य में पीछे भाग को जीवा स्पर्श करती है। तो आप बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर वाले दांतों के पीछे रहेगी, ता था दा दा ना, ठीक है। अभी देखो इसमें जो पांचवे वर्ण है हर वर्ग में, चाहे का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, पा वर्ग हो, ता वर्ग, इसमें जो पांचवे वर्ण है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, गा हो गया, और यहाँ हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ना हो गया, इसमें इनके मूल स्थान के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है। बिना नासिका के आप इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाओगे। चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नाक बंद करके अगर बोलना चाहेंगे इसको आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। जैसे टा ठा डा ढा ना, ना अगर आप नाक बंद करके मैं बोल रहा हूँ अभी, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा तो मैं बोल रहा हूँ सही से, हाँ, लेकिन मैं सही से नहीं बोल पाऊंगा। तो इसीलिए जो पांचवे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो पांचवे वर्ण है हर वर्ग के, इसके लिए क्या चाहिए, इनका मूल स्थान तो रहता ही है, जिसका जिसका मूर्धन्य है उसका मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ्य है, प्लस इसके साथ साथ नासिका का यानी नाक का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम पांचवें वर्ण का उच्चारण करते हैं, और पांचवें वर्ण का उच्चारण ही इसमें थोड़ा कठिन रहता है, कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने चर्चा की थी, स, श और श का शुद्ध उच्चारण क्या है। तो अभी देखो जो ये स है, यानी जो साकार वाला सा है यहाँ पे, तो ये कहाँ से उच्चारण होगा इसका, दंत्य यानी दंतः, जो ऊपर वाले दांत है उसके पीछे से। तो जब हम, आपको कैसे करना है शुद्ध उच्चारण, आप देखिए उसके साथ वाले वर्ण कौन से हैं, ता था दादा ना है, तो वहीं पे आप जीभ को रख के बोलेंगे तो आपका सही से सा का उच्चारण होगा, ता था दा धा ना सा, सा, ता था दा धा ना सा। तो वहीं पे आपको जीवा को रखना है तो आपका शुद्ध उच्चारण सा का निकलेगा, ठीक है। तो ये है पहला। फिर दूसरा जो शा है, ये वाला है ना, इसमें शिव वाला जो शा है उसका उच्चारण शुद्ध कौन सा है,
तो आप चा छा जा जा बोलिए। चा छा जा झा को बोलते समय आपकी जीवा जहाँ पे है वहीं से आपको शा को बोलना है। चा छा जा झा शा। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद जो तीसरा सा है, तीसरा शा का उच्चारण, इसको हम बोलते हैं षटगो, है ना। षट गोस्वामी में जो शा आता है, षट गोस्वामी का जो शा है उसका उच्चारण कैसे करना है? वो जहाँ पे टा ठा डा ढा आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, मूर्धन्य है, तो इसके साथ वाले हम वर्ण को देख लेंगे, उनका उच्चारण कहाँ कैसे हो रहा है, वहीं पे हम जीवा को रख के इसका उच्चारण कर सकते हैं। टा ठा डा ढा शा। ठीक है, तो वो इसका शुद्ध उच्चारण होगा। बाकी आप कुछ भी बोलेंगे ना, सामान्यतः जब हम बोलते हैं हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हम कैसे पता लगा लेते हैं कौन सा शा प्रयोग हो रहा है, वो हम कॉमन सेंस से लगाते हैं कि हाँ ये बोला है तो ये वाला शा होगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में शुद्ध उच्चारण करना है तो आपको उनके साथ वाले जो वर्ण है वहीं पे जीवा को रखना होगा, और तीनों स की ध्वनि अलग होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ये पहला सा है, ये साकार वाला, तो इसमें जीवा है ता था दादा ना सा, आगे है। फिर थोड़ा अगर आप जीव को और पीछे करोगे तो चा छा जा झा शा, और पीछे अगर जीव को ले जाओगे अंदर की ओर तो फिर टा ठा डा ढा शा। तो ऐसे तीनों का उच्चारण अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये अंतर है। तो पहले वाले सा में इसमें जीभ को रखेंगे दांत के पीछे। फिर दूसरा वाला जो है शा, शिव वाला, उसमें थोड़ा और पीछे ले जाएंगे। और तीसरा वाला जो षड गोस्वामी वाला है उसमें जीभ को और पीछे ले जाएंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, क्योंकि आप कैसे याद रखोगे, बार बार तो ता था दादा नहीं बोलोगे, तो ऐसे याद रखना है। आप दंते से स्टार्ट करिए और पीछे पीछे जीभ को ले जाइए, तो तीनों स को आप बोल पाएंगे अच्छे से। तो कोई ट्राई करना चाहेगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद, क्योंकि मेन यही है, बाकी तो सब आप कर लोगे आसानी से। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी जी, जी मैं जी। करूँ ट्राई? जी जी। कृष्णा। अ, स नहीं, स श फ। हाँ जी जी। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आपको दंत है यानी दांत के पीछे से स्टार्ट करना है आपको, है ना। पहला सा वो हो गया, शा, फिर और पीछे, फिर और पीछे जीभ को शा। तो बस आपको कुछ नहीं, बस जीभ को मोड़ना है, बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, कहाँ पे जीभ को पहले रखना है, दांत के पीछे, है ना, जहाँ पे ता था दादा बोलते समय रखते हैं। कोई और ट्राई करना चाहेगा? माता जी ने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया, बहुत ही अच्छे। हाँ जी प्रभु जी। स श श। ओके, बहुत अच्छे। और कोई ट्राई करेगा या हम आगे बढ़े? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीखोगे, है ना। ये कोई भागवतम क्लास नहीं है जिसमें आप सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। श श स। हाँ, आप कौन से साल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये इस वाले से? शरीफा। श। ओके, जी जी जी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अ, है अलग अलग। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात बोलूं मैं? हाँ ये जी जो माता। षड गोस्वामी वाला श है, इसमें इसको बोलते टाइम मुंह में थोड़ी सी हवा भी भर जाती है। हाँ अभी आएगा, क्योंकि ये क्या है, उसमें है, उसमें है। उसमें में क्या है, हीट भी निकलती है, हवा भी निकलती है, गर्म हवा निकलती है। तो ये जो तीनों शाह है इसमें, हाँ, लेकिन आपने जो बोला इसको बोलते समय ज्यादा हीट निकलती है, पर तीनों ये उसमें है। तो इसमें हवा भी निकलेगी हीट की फॉर्म में ना, हीट के साथ गर्म हवा निकलती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने आपको कल एक प्रश्न किया था कि अंग्रेजी और जो संस्कृत वर्णमाला है वो उसमें क्या अंतर है। अंग्रेजी वर्णमाला के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लेटर्स हैं अंग्रेजी में बाद में ऐड किए गए अलग अलग भाषाओं से। जैसे जैसे उसमें पहले जे नहीं था, जे, तो पहले वाई था। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप पढ़ना उसमें। पहले जे नहीं था, बाद में जे ऐड किया गया। और बहुत सारे उसमें जो लेटर्स हैं बाद में धीरे धीरे ऐड हुए।
और उसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, लेकिन संस्कृत ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपको बोला ना, अगर ए के बाद बी क्यों आया, आप किसी से पूछ लो, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन का के बाद खा क्यों आया, ये हम आपको बताएंगे आज। और खा के बाद गा क्यों आया, गा के बाद घा क्यों आया तो लास्ट वाला तो आपको पता ही है अलग से क्यों है, क्योंकि उसमें नासिका का प्रयोग हुआ ना, उसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन का खा गा घा जो आगे के चार हैं, या चा छा जा झा हैं, उनको क्यों रखा गया है ऐसे इस श्रेणी में, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो दो चीजें हैं, पहला आपको देखना है, एक है अघोष, एक है घोष। अघोष मतलब है जिनको बोलते समय वाइब्रेशन नहीं होता, हमारी जो साउंड है उसमें वाइब्रेशन, जैसे ना आपने मृदंग देखा होगा, मृदंग में दो दो सिरे होते हैं, एक घोष होता है, एक अघोष होता है ना, सबको पता है मृदंग में, किसी ने बजाया है मृदंग तो उसमें दो होते हैं। एक घोष यानी एक में वाइब्रेशन होता है, एक तरफ अगर आप मारोगे, दूसरी तरफ नहीं होता वाइब्रेशन, तो उसको अघोष बोलते हैं, है ना। ये सबने फील किया है, पता नहीं किसने मृदंग बजाया आप में से, बट ट्राई किया होगा। तो दो चीजें हैं, घोष अघोष। अब देखो का और खा है, का खा इसमें वाइब्रेशन नहीं है, ग घ ग घ, इसमें वाइब्रेशन हो रही है गले में। बोलो एक बार, का खा ग घ, वाइब्रेशन हुई ना गले में तो ऐसी अगर आप देखोगे फिर चा वर्ग में, चा छा, नो वाइब्रेशन, ज झ, ज झ, है ना, वाइब्रेशन हुई। वैसी अगर आप देखोगे, टा ठा, वाइब्रेशन नहीं है, ड ढ, वाइब्रेशन हो रही है गले में, त थ, द ध, पा फा, ब म, तो ब भ, तो भ, है ना, इसमें वाइब्रेशन हो रही है इनमें। तो आप फील करोगे इसको, बोलेंगे तो कोई ट्राई करना चाहेगा तो कोई, एक बार आप ट्राई करिए, आपको फील हो रहा है कि नहीं, पता नहीं, आप शायद कर रहे होंगे। जी सविता माता जी, कौन सा हाँ करना हरे होता चाहेंगे? है प्रभु जी, का में तो सिंपल का कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाँ और ख ख ख में गले में वाइब्रेशन होती है। हाँ, का और खा में नहीं है, का खा, हाँ, ग घ, ग घ, ग इसमें घ, वाइब्रेशन के साथ इसको बोलना है। हाँ जी, जी जी। क ख ग घ, हाँ, हम्म। च छ ज झ ञ। हाँ तो तो ओके। आगे, जी 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 हाँ, जी, थैंक यू माता जी। हाँ ममता माता जी, आप ट्राई करना चाह रहे थे? देखो ऐसा नहीं है, हम ग और घ को वाइब्रेशन के बिना नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण है वास्तव में वो वाइब्रेशन के साथ है, क और खा। का और खा को आप चाहकर भी इसमें वाइब्रेशन के साथ नहीं बोल सकते, का खा। लेकिन ग और घा को, जैसे मैं अभी नॉर्मल बोल रहा हूँ ग घा, लेकिन इसको मैं वाइब्रेशन के साथ भी बोल सकता हूँ, ग घ, है ना। तो वो इसका शुद्ध उच्चारण होगा। और पहले जो दो वर्ण है उसमें आप वाइब्रेशन नहीं ऐड कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी गहरा उसको गले से बोले, क ख ग घ, इसमें ज्यादा वाइब्रेशन होगी। तो इसीलिए इसको अघोष और घोष दो कैटेगरी। अब ये तो हो गया। अब दूसरा, ठीक है, अभी तो हमने का खा को अलग कर दिया, ग और घ को अलग कर दिया, लेकिन अभी का के बाद खा क्यों आया, गा के बाद गा क्यों आया, अभी भी हमको नहीं पता। तो इसमें लॉजिक है, पहला जो होगा वो अल्प प्राण होगा, यानी उसको बोलते समय, अल्प प्राण मतलब उसको बोलते समय कम वायु हमारे मुंह से निकलेगी, और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु मुंह से निकलती है। तो क ख ग घ, तो का को बोलते समय कम वायु निकलती है, इसीलिए उसको अल्प प्राण बोला गया। खा, खा को निकलते समय, खा को बोलते समय ज्यादा वायु निकलेगी। ठीक है। तो ये लॉजिक है का के पीछे खा को रखने का, और गा के पीछे घा को रखने का, क्योंकि जो अल्प प्राण है उसको पहले रखा गया है, फिर महाप्राण को बाद में रखा गया है। तो जब किसी को बीमारी होती है जिसके कारण वो नहीं बोल पाता, या बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही बीमारी रहती है, कुछ जो लेटर्स है उनका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, या किसी को पैरालिसिस हो जाता है कभी कभी, तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप जो संस्कृत वर्णमाला है उसको पढ़िए, उससे उसका टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, और उसको प्रैक्टिस करते करते ही वो सही भी हो जाते हैं। तो जो स्पीच थेरेपी है
उसमें इसका प्रयोग होता है संस्कृत वर्णमाला का, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से ये आपके जितने भी जितने भी स्थान है जितने भी स्थान है कंठ में या फिर मुंह में या फिर जीभ को जितने जगह पे मोड़ा जाता है सबकी इसमें एक्सरसाइज हो जाती है इनको जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट मानी गई है। तो अगर कोई ऐसे भी पढ़ता है इसको उसका भी स्पीच थेरेपी होती है। हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमको तो आसान लग रहा है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए ये सही है, वो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है इससे, ठीक है। तो स्पीच थेरेपी में इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप देखो कैसे अलग अलग जो वर्ण है उनको अलग अलग प्रकार से रखा गया है, अलग अलग फीलिंग वो देते हैं जब उनको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे अगर किसी को प्रॉब्लम है स्पीच की वो सही हो जाती है। तो ये था संस्कृत वर्णमाला के पीछे का रहस्य। अभी हम आज पढ़ेंगे, अगर हमारे पास थोड़ा सा समय और है, ठीक है, 5 मिनट हम देखेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं देंगे। सुबह आप और भी चीजें कर सकते हैं उतने समय में। तो संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं और इसमें कंफ्यूजन रहता है इनको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे संयुक्त वर्ण देख रहे हैं। कई जो वर्ण है वो हम प्रयोग भी करते हैं नित्य अपना जो दैनिक जीवन है और कई जो, जैसे आप हिंदी वर्णमाला अगर देखें उसमें जो क्ष है, जो पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं संयुक्त वर्ण क्ष, क्षत्रिय वाला। तो इसमें क्या होता है, इसको हिंदी वर्णमाला में रखा गया है क्ष। आपने पढ़ा होगा आ आ, ई, ई, उसमें क्या बोलते हैं क्ष त्रा ज्ञ, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो हिंदी वर्णमाला में इनको रखा गया है वर्णमाला के अंदर ही, पूर्ण वर्णमाला के अंदर ही, लेकिन वो गलत है। संस्कृत में इसको नहीं रखा गया वर्णमाला में, क्यों? क्योंकि ये वर्ण नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है। लेकिन हिंदी में इसको वर्ण के साथ रखा गया है, वो गलत है। लेकिन हिंदी के अनुसार वो सही है, संस्कृत के अनुसार वो गलत है। तो ये भी अंतर है संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में आपको संयुक्त वर्ण भी मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत में नहीं मिलेंगे। संस्कृत में उनको अलग कैटेगरी यानी संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण में रखा गया है, ठीक। तो इसमें सबसे जो पॉपुलर है या जितने भी पॉसिबल है वो सब इसमें है। तो क्ष, तो क्ष में आप देख सकते हैं का है, क्षा षड गोस्वामी वाला और आ है। उसके बाद जो मेन है जहां पे हम गलती करते हैं, देखो गलती तो हम इन तीनों में ही लगभग करते हैं, क्षा में, ज्ञा में और श्र में। प्रा तो हम आसानी से बोल लेते हैं जो तीसरा है, लेकिन जो बाकी तीन है इनमें हम गलती करते हैं। क्षा में कई लोग क्या बोलते हैं, छा बोलते हैं इसको, जैसे क्ष क्षत्रिय, तो कई लोग क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, है ना। तो क्षत्रिय नहीं है, क्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण है वो आप बोलेंगे अभी, उसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी ज्ञा है, ज्ञा, तो कई लोग इसको ज्ञा बोलते हैं, ज्ञा, ज्ञा भी बोलते हैं कई लोग। ज्ञानी, ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है, ज्ञानी। जा को बोलना नहीं है, जा को बहुत थोड़ा बस टच करना है जीभ को, ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानी नहीं होता, कई लोग ज्ञानी भी बोलते हैं, वो भी गलत है, ठीक है। तो जा पे हमें जीभ रखनी है, जस्ट बोलने के लिए स्टार्ट करना है, लेकिन उसको बोलना नहीं है। ज्ञानी, ज्ञानी, है ना, ऐसा है ज्ञानी। यानी जा पे हमें बस टच करना है, बोलना नहीं है उसको, ज्ञानी, ऐसे होगा इसका वास्तविक जो उच्चारण होगा। उसके बाद त्र, त्र तो बहुत ही आसान है, त्रिशूल है, मंत्र है। तो इसका उच्चारण आप सभी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी प्रॉब्लम आती है, श्र, तो स्रा कई लोग इसको बोलते हैं स्रा, सा जो पहले वाला सा था, ठीक है। ता था दादा वाला जो सा था, ता था दादा सा। तो ये पहले वाला नहीं, दूसरे वाला शाह है जिसमें थोड़ा जीभ को पीछे मोड़ेंगे, टाटा डाटा शाह, वो वाला है ये। तो श्रा, श्रा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करिए, अलग अलग जो यहाँ पे शब्द दिए हैं उनका आप उच्चारण करिए, एक एक करके आप सब प्रयास करिए। एक ही आपको वर्ड बोलना है, ठीक है। एक तो पहला है, ये कौन बोलेगा, शाह वाला पहला। हाँ जी प्रभु जी, मोक्ष। हम्म, ओके। और दूसरा कोई बोलना चाहे? हरे अक्षर। कृष्णा प्रभु जी, अक्षर अक्षर। हम्म, हरे परीक्षा। परीक्षा। परीक्षा।
तीसरा कश क्षय क्षय। क्षय, क्षय। जी। चौथा अध्यक्ष अध्यक्ष। ओके, इसके बाद समक्ष समक्ष। हाँ, तो ठीक है ये। कक्षा हाँ, मुझे लगता है कि जब ये पीछे आता है तब बोलना आसान होता है, जब ये सबसे पहले होता है तो इसको बोलने में गलती होती है। जैसे क्षत्रिय है तो उसमें क्या हो रहा है, पहले आ रहा है तो लोग क्षत्रिय बोल देते हैं उसको। लेकिन जहाँ पे पीछे आ रहा है मोक्ष, है ना, वहां पे लोग सही बोलते हैं, लगभग सही बोलते हैं। तो जैसे क्षय हो गया, क्षय, तो यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्षय कई लोग बोल सकते हैं। मुझे लगता है जब ये क्षय पहले आता है तो प्रॉब्लम करता है ना। क्षमा क्षमा भी। क्षमा, क्षमा। और ठीक है, अभी आप ये वाला बोले, यहाँ वाला, ये वाला। ज्ञानी ज्ञानी। यज्ञ। ज्ञा ज्ञानी 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 हाँ, ज्ञानी। लेकिन ठीक लेकिन है, एक प्रभु हरे जी हरे जैसे कृष्णा एक एक प्रभु जी। एक एक करके अभी हम बोलेंगे। जी प्रभु जी। जी, ज्ञानी बोलते तभी ग हाँ का उच्चार होता है ना प्रभु हाँ जी। वो गलत है। एक्चुअली मैंने अभी आपको बोला कि आपको ज जा ज्ञानी बोलने के लिए जहाँ पे जीव ज्ञानी लगाते हैं वहां पे ज्ञानी लगानी है, लेकिन जा को बोलना नहीं है, ठीक है। ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, जानी, ज्ञानी जानी नहीं यानी होगा। जा बोलने के लिए बस जीव लगानी है, बोलना नहीं है जा को। ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी, जानी ज्ञानी। यानी ज्ञानी नहीं बोलना है, जानी बोलना है। देखो जो ञा है ना, ञा, इसका ज्ञानी साउंड पूरा आना चाहिए, इसका साउंड आना चाहिए, है ना, जा का नहीं आना चाहिए। ज्ञानी, ज्ञानी। तो ज्ञानी। हाँ, ओके। देखो अब कई लोग ज्ञा क्यों बोले, क्योंकि का खा गा घा ज्ञा, है ना, वहां पे तो गा जैसा लग रहा है वो, लेकिन वो गा नहीं है। चा, चा छा जा जा ज्ञा, ज्ञानी, ऐसे होगा इसका। ज्ञानी, जो यहाँ है लास्ट में वो ज्ञानी। बोलना है। हाँ, रानी नहीं है ज्ञानी। तो ऐसा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सही से कर। तो आप पहले चा छा जा झा ञा, ञा जो है उसकी प्रैक्टिस करिए। तो वही है इसमें, इस पे ज्यादा बल दें, इसीलिए हमको लगता है ज्ञानी है, क्योंकि जो उसी 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 की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आप चा छा जा जा वाला जो चा वर्ग है उसकी प्रैक्टिस करिए, चा छा जा जा ञा। तो यहाँ जो उसमें है वो है ज्ञानी, ठीक है। ओके, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा, इसमें कोई टफ नहीं है। तो बाकी हम देखेंगे सेवेंथ वर्ण में, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अभी तो समय हो गया है। ओके, धन्यवाद सभी का। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और आप बाकी प्रैक्टिस करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अगले दिन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी, जो नॉर्थ इंडियन लोग होते हैं वो तो हमेशा ज्ञा पढ़ते हैं ना, ज्ञानी। हाँ हाँ, जी जी। तो हिंदी में हम मैंने यहाँ पर आपको भी बोला, ज्ञानी नहीं पढ़ सक पाएंगे प्रभु जी, कभी पढ़ा नहीं है ना। नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया में क्या है, हर जगह का अलग अलग प्रॉब्लम है। कई जगह जैसे बंगाल में है मोक्ष, जो आप हमने पढ़ा ना मोक्ष, वो मोक्ष नहीं बोलते, वो मोक्ष बोलते हैं, हाँ, मोक्ष। बोलते हैं। जैसे अगर आप बंगाली हाँ भजन जी। सुनेंगे बंगाली लोगों से, तो जो हमारे भजन है उसमें हम शा की जगह खा बोलते हैं ना कहीं पे। दैन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा को क्या बोल दिया, शिक्षा। हाँ हाँ जी, जैसे हाँ प्रभु जी अतुल कृष्ण प्रभु जी लक्ष्मी को लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी। हाँ, वही वही। लक्ष्मी। तो क्षा को वो क्या बोलते हैं, खा बोलते हैं। तो वो प्रॉब्लम है, हर जगह कुछ ना कुछ है, छोटा मोटा। जैसे जैसे बंगाली में एक और चीज बताता हूँ, बंगाली में और जो आ, बंगाली है और जो हिंदी भाषा है, हिंदी बोलियां हैं कई सारी, जैसे ब्रज भाषा हो गया और भी बोलियां हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो युग है उसको जुग बोलते हैं, या की जगह जा लगाते हैं कहीं पे, है ना। जैसे हम हाँ जी, हनुमान चालीसा बंगाली में। पढ़ते हैं, हाँ जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें जुग सहस्त्र योजन पर ऐसा बोलते हैं ना। तो युग सहस्त्र है वास्तव में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, जो या तो लोकल भाषा में है, या कई जो मुख्य भाषाएं हैं जैसे बंगाली भाषा है उसमें भी कहीं कहीं पे ऐसा है। कहीं कहीं पे उसको गलत नहीं भी मानते जो विद्वान लोग हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से चला आ रहा है। कहीं कहीं पे उसको गलत नहीं मानते, कहीं कहीं पे
जो शुद्ध उच्चारण है उस केस में उसको गलत मानते हैं। लेकिन अगर आप लोकल वहां जाके बोलोगे तो वहां पे वो गलत नहीं है, क्योंकि वहां पे ट्रेडिशनली वो चल रहा है बहुत समय से। लेकिन जब आप बड़े स्तर पे बोलोगे, जहाँ पे सारी भाषाओं के लोग हैं, तो वहां पे आपको शुद्ध उच्चारण करना होगा। ठीक है, जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दमा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता कृष्णा, दक्षिणा दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी। हरे वाञ्छा कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च प्रभु कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि हरे वैष्णव वृंद की कृष्णा। जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण धन्यवाद हरे सभी को। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण